हेलो एवरीवन, मैं विकास पाठक फिर से आपका स्वागत करता हूं सी की इस बेहतरीन सीरीज में, जहां पर हम सीख रहे हैं कुछ सी के ऐसे चुनिंदा प्रोग्राम जो कि किसी भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सीरीज। और आज आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और हमें पता लगाना है एज यूजुअल कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। कोड को आप जरा ध्यान से देखिए। इंट चेक इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और हमने स्विच केस का उपयोग किया है इस प्रोग्राम में। यहाँ पर देखिए 3 केस बने हुए हैं और एक डिफॉल्ट केस बना हुआ है, और आपको पता लगाना है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन आने वाले हैं। सोचिए जरा। तो देखिए यहाँ पर हमने इंट का जो केस दिया हुआ है वो दिया है चेक इक्वल टू 2, और हमने यहाँ चेक कराया हुआ है इस वेरिएबल को। अब हमें क्या कहता है, स्विच केस का क्या फार्मूला होता है कि जब हम किसी भी वेरिएबल को यहाँ चेक कराते हैं तो उसकी वैल्यू को दिए गए कांस्टेंट के सेट से कंपेयर करता है, और जिसकी वैल्यू कंपेयर होती है उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर देखिए केस 2 से वैल्यू मैच हो रही है, और क्या मैसेज आना चाहिए, MS जॉनसन। बट एक चीज आपने देखी होगी, जब भी आप केस चलाते हैं तो एक रिक्वायर्ड स्टेटमेंट होता है जिसका नाम होता है ब्रेक, जो कि अगर नहीं लगा है तो हमारे जो केसेस होते हैं वो ऑटो फॉल थ्रू में चले जाते हैं। दैट मीन्स अगर कोई केस ट्रू हो गया तो उसके बाद के केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं अगर हमने ब्रेक नहीं किया है। क्योंकि ब्रेक का काम होता है कि अगर कोई ब्लॉक हमारा कंटिन्यू हो, कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और हम चाहते हैं किसी और ब्लॉक को एग्जीक्यूट ना करें, तब हमें क्या जरूरत पड़ती, ब्रेक की। तो क्योंकि यहाँ पर ब्रेक यूज नहीं है तो कोई एरर तो नहीं आएगी, बट एग्जैक्टली होने क्या वाला है, सेकेंड नंबर केस के बाद सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी विदाउट इवेल्युएटिंग द केस वैल्यू। इवन डिफॉल्ट भी चलेगा। तो क्या मैसेज आएगा, पहली लाइन MG जॉनसन, देन मोहम्मद आसिफ एंड M मुरलीधरन। तो चेक कर लेते हैं इसे दोस्तों चलाकर कि इसका सही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए हमने इसे किया रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों आउटपुट दिख रहे हैं, जॉनसन, देन मोहम्मद आसिफ, देन M मुरलीधरन। सो क्लियर। तो एक चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि जब भी आप केस बनाएं तो उसे ब्रेक करना जरूरी है, या तो ब्रेक या फिर गो टू स्टेटमेंट, दो में से हम कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ इसका। ये देखिए अगेन स्विच का प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, स्विच केस का, और इसको देखिए जरा कोड को और इसके आउटपुट को निकालिए। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर मूवी लिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1, और यहाँ पर हमने यूज किया है स्विच में मूवी, और ये जो ऑपरेटर लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और यहाँ पे 2+ मूवी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे इनकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसकी वैल्यू का पता लगाना होगा एक्चुअली स्विच में वैल्यू क्या आ रही है। जो भी वैल्यू मैच हो जाएगी इस केस से, वही वाला केस एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो प्लस भी लगा हुआ है और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट भी लगा हुआ है। अब लेफ्ट शिफ्ट किस तरह से काम करता है, लेफ्ट शिफ्ट जब भी लगाया जाएगा तो जो भी नंबर ऑफ आपने बाइट्स दी हुई हैं उतनी बाइट वो लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करेगा और राइट हैंड साइड में 0 लगा देगा। बट यहाँ पे कितनी डिजिट की बात हो रही है ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा है और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम है। तो सबसे पहले 2+ मूवी करेगा, 2+ मूवी, दैट मीन्स 2+ मूवी की वैल्यू क्या थी, 1, ये हो गया 3 मूवी लेफ्ट शिफ्ट 3। तो अब देखिए क्या होने वाला है, 1 की बाइनरी होती 0 0 0 0 0 0 0 1। हम एक 8 बिट कोड की बात कर रहे हैं, तो 0 0 0 0 शुरू में हो गया, देन 0 0 0 1। अब यहाँ पे आप लेफ्ट के कुछ 0 हटा के 1 के राइट हैंड साइड में 0 लगा देंगे। कितने 0 लग जाएंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हो रहा 3, तो 3 0 इस 1 के बाइनरी की बात कर रहे हैं हम, इसकी इस 1 की बात नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, हम इस 1 के बाइनरी की बात कर रहे हैं। 1 का बाइनरी भी 1 होता है, तो उस 1 के राइट हैंड साइड में 3 0 लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 0 0 0, और उसकी जो वैल्यू होगी एग्जैक्टली वो बन जाएगी 8।
क्या बन जाएगी 8, क्योंकि 1000 किसकी वैल्यू होती है 8 का बाइनरी होता है। तो यहाँ पर केस एग्जीक्यूट होने वाला है 8 और जिसमें क्या लिखा हुआ प्रिंट रेस। हालांकि यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट के बाद या केस के बाद ब्रेक नहीं लगा है, बट क्योंकि ये लास्ट केस है इसीलिए इसके नीचे कोई स्टेटमेंट और अनदर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए लिखे नहीं है। सो लास्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट वुड बी रेस, आउटपुट वुड बी रेस। लेट्स चेक इट। सो देखिए दोस्तों क्या मिला मुझे आउटपुट रेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन स्विच केस से दिया गया है। यहां पर देखिए कॉन्स्ट इंटीजर कॉन्स्ट एक्स लिया हुआ है 0 और कुछ एक्सप्रेशन यहां फिर से लिखी हुई है स्विच में 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 और यहां पर कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं केस एक्स प्लस 1, केस एक्स प्लस 2। अब हमें पता लगाना है कि यहां पर कौन सा केस एग्जीक्यूट होने वाला है और उसी के हिसाब से आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो सोचिए जरा। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हम पहले इसको कैलकुलेट करें 5 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन 0 आया, 0 डिवाइडेड बाई 3 इस तरह से। बट यहाँ पर एक चीज आपको रूल बता दूं मैं, केस के साथ हम किसी भी तरह के वेरिएबल या लिटरल कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते। दैट मीन जो डिक्लेरेशन के साथ बनाए गए हो, इंट कॉन्स्ट करके बनाया गया हो, यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं। दैट मीन रियल कांस्टेंट तो हम लिख सकते हैं बट हम किसी भी तरह के ऐसे कांस्टेंट जो वेरिएबल के फॉर्मेट में बनाए गए हैं उन्हें हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो केस एक्स लिखा हुआ है दिस विल प्रोड्यूस द कंपाइल टाइम एरर, ये कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो अगर आपको इसकी जानकारी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसे आप ध्यान में रखें कि हम केस के साथ कभी भी किसी भी वेरिएबल का उपयोग नहीं कर सकते, भले ही उसके साथ कॉन्स्ट क्यों ना लगा हो। तो देखिए इसे मैंने किया रन और यहां पर देखेंगे केस एक्स में क्या रही एरर। हाँ, कांस्टेंट लिखने का एक तरीका है, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा होता तो एरर नहीं होती। देखिएगा मैंने यहाँ लिखा 0, अब नीचे एरर आ गई नीचे, हाँ क्योंकि यहाँ भी एक्स का यूज है। इस एरर से बचने का एक तरीका है, अगर आपको कांस्टेंट लिखना ही है तो आप इसे इस तरह से ना बनाएं बल्कि आप इसे हैश डिफाइन करके बनाएं, जस्ट लाइक अ मैक्रो। तो देखिए अगर मैं इसे लिख दूं हैश डिफाइन देन एक्स लिखूं और फिर मैं 0 लिखूं तो ये जो एरर है वो नहीं आएंगे। तो देखिए एरर नहीं आई। अब उस हिसाब से वो वैल्यू को जनरेट कर रहा है क्लिंटन, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो वैल्यू आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे 0 आने वाला है। 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 1 आया। देन 1 डिवाइडेड बाई 3, वो क्या आ गया 3 में अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम मुझे उसका डिवीजन करना पड़ेगा। सो 0 आ रहा है, इसलिए फर्स्ट चल रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और था, हमारा क्वेश्चन इस प्रोग्राम पर बेस्ड था और यहाँ पर हमने यूज किया है एक्स को, so that's why it will produce the compilation error या compile time error, ऑप्शन नंबर E। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि स्विच केस का प्रोग्राम है। मैं चाह रहा हूं कि आप अलग अलग तरह से स्विच केस पे काम करना सीख लें, देख लें कि स्विच केस में क्या क्या रूल्स हैं या किस तरह की उसकी फंक्शनैलिटी है और किस तरह के इसके सिंटैक्स हैं। यहां पर देखिएगा अनसाइंड कैरेक्टर लिया हुआ है, अनसाइंड कैरेक्टर c इक्वल टू 280 लिया हुआ है। देन स्विच किया हुआ है c को। यहां पर विदाउट यूजिंग एनी केस हमने सीधे लिखा हुआ है प्रिंट स्टार्ट, नीचे पर कुछ केस बने हैं, 280 केस बना हुआ है, 24 केस बना हुआ है, डिफॉल्ट में क्या लिखा है रोनाल्डो लिखा हुआ, और एक और हमने अलग से प्रिंट लिखा हुआ है प्रिंट एंड। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो प्रिंट लास्ट में लिखा हुआ है दैट इज द पार्ट ऑफ डिफॉल्ट, ये तो डिफॉल्ट का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लिखा है और इस कोलन के अंदर या लेबल के अंदर ही आ रहा है। बट जो फर्स्ट वाला प्रिंटफ है ये किसी भी लेबल में नहीं है, ये किसी भी केस में नहीं है। तो स्विच कहता है कि स्विच की स्टेटमेंट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट केवल तभी एग्जीक्यूट होगा जो या तो किसी केस में लिखा होगा या फिर डिफॉल्ट ब्लॉक में लिखा होगा, अदरवाइज स्विच किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। हाँ, एरर भी जनरेट नहीं करता, ये भी याद रखें, कोई एरर भी नहीं आएगी, बट ये वाला जो स्टार्ट है वो तो रन नहीं होगा। अब आते हैं नीचे,
ये एंड रन हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पर। अब यहाँ पर हमने दिया हुआ c इक्वल टू 280, बट आपको पता है कैरेक्टर की रेंज कहाँ तक होती है, 127 तक, -128 से पॉजिटिव का 127। बट यहाँ पर एक चीज और याद रखें, अनसाइंड कर दिया है। अब क्योंकि अनसाइंड कर दिया तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 255 तक। तो भाई 255 से भी ज्यादा दिया हुआ है तो ये फिर हमारी जो वैल्यू है राउंडिंग फॉर्मेट में चलेगी, और 255 के बाद वापस कहाँ पे आएगा, 0 पर, फिर आगे बढ़ना शुरू होगा। तो ये देखिएगा 255 से कितनी वैल्यू एक्सीड हो रही है, ये ध्यान देना है। तो मेरे पास जो वैल्यू है 25 एक्स्ट्रा हो रही है ये, तो ये 0 से काउंट करेगा वापस, तो फाइनल वैल्यू क्या बना देगा वो 24। ठीक है, तो 255 के बाद क्या आएगा, 0, देन 1, देन 2, देन 3। इस तरह से अगर आप 25 तक जाएंगे, 25 वैल्यू और ऐड करेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, 24 तक, क्योंकि 0 भी इंक्लूडिंग है। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना, ये वाला ऑप्शन आएगा आपके पास, रोनाल्डिनो जो भी लिखा हुआ है ये तो आएगा। बट इसके बाद फिर से देखिए अगेन ब्रेक नहीं लगा है, और जब भी केस में ब्रेक नहीं लगता तो उस केस के बाद सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये लाइन भी आएगी, देन रोनाल्डो लाइन आएगी, देन एंड भी आएगा। सो वी विल गेट द 3 आउटपुट। तो देखिए फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है, स्टार तो प्रिंट नहीं होगा, तो स्टार्ट वाले जो ऑप्शन है जैसे सी नंबर ये नहीं चलेगा, बी नंबर भी नहीं चलने वाला, ए नंबर भी नहीं चलने वाला, हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने इसे किया रन, तो देखिए आप देख सकते हैं कि 3 आउटपुट हमें दिख रहे हैं, कारण आपको समझा दिया मैंने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी हैश डिफाइन की या मैक्रो की, और यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखिए आपको मैक्रो देखने को मिल गया। तो यहाँ लिखा हुआ है हैश डिफाइन ट्रू, और वैल्यू क्या है, ट्रू की 1। स्विच किया हुआ है ट्रू को, और प्रिंटफ लिखा है सी क्वेश्चन बैंक blogspot.com। ठीक है, दैट मीन्स ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है हमने ब्लॉग स्पॉट से या कुछ साइट से हमने सर्च किए हुए हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ मैंने खुद भी बनाए हुए हैं ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन पढ़ने को मिले। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज दिया हुआ है। अब आपको पता लगाना है कि इसका सही आंसर क्या आने वाला है। सो दोस्तों सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमने किसी भी केस या डिफॉल्ट का यूज नहीं किया तो तो स्विच किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, और जब ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा तो आउटपुट भी क्या होने वाला, नन ऑफ एबव, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं रन करके। ये मैंने इसे किया रन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है, कारण आपको पता है कि मेरे स्टेटमेंट जो भी हैं या तो केस में होंगे या फिर डिफॉल्ट में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्विच का ही आपके सामने लिखा हुआ है। स्विच किया मैंने, वैल्यू स्विच किया है कौन सी वैल्यू, 2 को। अब मुझे मैच करना है कि जो मेरा 2 है किस वैल्यू के साथ मैच हो रहा है। केस 1L 2L, देन गो टू भी लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लेबल बना हुआ है लव नाम का, और फिर केस 3L बना हुआ है, केस 4L बना हुआ, केस 4L के बाद एक लेबल बना हुआ है लव नाम का, और जिसपे लिखा हुआ है हाय। ठीक है, तो नो लिखा हुआ है, दूसरे वाले पे हमने प्रिंट एफ कराया आई को, तीसरे वाले पे प्लीज को प्रिंट कराया, और चौथे वाले पर हाई को प्रिंट कराया है। अब आप इस कोड को ध्यान से देखिए और देखिए कि यहाँ पे क्या आउटपुट आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि एल के कारण कोई एरर आ सकती है, तो ये किसी भी तरह की एरर नहीं है। सी लैंग्वेज में जब भी आप एल लिखते हैं तो इट डिनोट्स द लॉन्ग टाइप ऑफ डेटा। तो एल का मतलब ये जो डेटा लिखा हुआ है दैट मीन्स ये लॉन्ग इंटीजर है, तो ये कोई एरर नहीं है। उसी तरह से अगर कहीं एफ लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब वो फ्लोट की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है मैच हो गई इस केस नंबर 2 से, मतलब अब मुझे क्या प्रिंट होने वाला है, प्रिंट होगा आई। ठीक है, पहली चीज तो क्लियर है, क्या प्रिंट होने वाला आई। अब लेकिन इसके बाद ब्रेक नहीं लगा है, हमने थोड़ी देर पहले बताया था केस के बाद या तो ब्रेक या गो टू का यूज होना जरूरी है। तो आई को प्रिंट करने के बाद इट विल जंप टू द गिवन लेवल, ये चला जाएगा, मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा कहां पर, इस लेवल पर, लव पर। तो अब सर्च करेंगे ये लेवल कहां बना हुआ, तो देखिए ये लेवल यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पर बना है क्योंकि, तो यहाँ से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, दैट मीन्स फिर आएगा हाई।
और उसके बाद प्रोग्राम बंद हो गया। तो मैसेज में क्या आने वाला है, आई एंड हाई, ऑप्शन नंबर सी, आई एंड हाई। सो इससे भी रन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप आउटपुट में क्या मिल रहा है मुझे, आई एंड हाई। Then moving to next question. सो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहा। अगेन स्विच केस का एक प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर इक्वल टू 5, देन एक ए में कुछ बेसाइन किया हुआ है, एक एक्सप्रेशन, और यहाँ पे एक स्विच किया हुआ है वैल्यू 2 को। अब यहाँ पर आपको पता लगाना है कि इस 2 के हिसाब से कौन सा केस एग्जीक्यूट हो सकता है और क्या आउटपुट हमें स्क्रीन पर मिल सकता है। प्रोग्राम आपके सामने है, सोचिए जरा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है, यहाँ से शुरू करते हैं, ए की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो रही है। पहले तो ये देख लेते हैं, ए इक्वल टू 5 था, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये बन गई कंडीशन या रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आएगी, दैट मीन 0 या 1 में आएगी। तो देख सकते हैं आप, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कह रहा है, ए की वैल्यू 5 है तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है, दैट मीन ए में आ गया 1, ए की वैल्यू तो 1 हो गई। बट स्विच किसे किया हुआ है हमने, 2 को। तो यहाँ पर देखना है कि इस स्विच के साथ कौन सा कांस्टेंट मैच हो रहा है, केस 2 मैच हो रहा है जिसपे प्लस प्लस ए लिखा हुआ है। अब अगर ये चलता है तो निश्चित सी बात है ए की वैल्यू अपडेट होकर, क्योंकि यहाँ पे 1 थी तो अपडेट होकर 2 हो जाएगी, और इसके बाद अगर चलता है प्रिंटफ तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कुछ चीजें और मिस करी होंगी। तो ऊपर देखिएगा जरा, केस 0 और केस 1 में यहाँ डिक्लेरेशन किया हुआ इंटीजर इक्वल टू 8 एंड इंटीजर इक्वल टू 10, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और रूल है केस का, आप किसी भी लेबल के बाद या केस के अंतर्गत कोई भी डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं देता हमें सी कि आप केस के अंदर डिक्लेरेशन कर पाए। तो क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है सी में, इसलिए यहाँ पर सिंटैटिकल एरर आने वाला है, केस 0 पर ही आ जाएगा और मेरा कोई भी आउटपुट इनमें से प्राप्त नहीं होने वाला। तो क्यों आ रहा भाई, बता दिया मैंने अभी सब बच्चों को कि बेसिकली हमें परमिट नहीं करता है सी कि हम केस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो देख लेते हैं इसे रन करके। देख सकते हैं केस 0 पर ही एरर आ रहा है। अगर मैं इसका इंट हटा दूं तो एरर नहीं आएगी, ये देखिए। अब अगर मैंने यहाँ से इंट हटा दिया तो इसकी एरर चली जाएगी, बट ये केस 1 पे एरर आएगी अब, क्योंकि जब डिक्लेरेशन परमिट ही नहीं करता तो ये कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या आउटपुट आएगा, तो देखिएगा क्योंकि स्विच 2 है तो दैट में सीधे केस 2 पर जाएगा, ए की वैल्यू प्लस प्लस करेगा जो कि 1 से 2 हो जाएगी, और क्योंकि यहाँ ब्रेक नहीं लगा तो नीचे पहुंचेगा केस 3 पर और ए को प्रिंट करेगा जो कि वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हाँ, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट और मैं क्लोज कर दूं जो कि क्लोज नहीं है। अब देखते हैं, तो देख सकते हैं आउटपुट क्या मिल गया, 2। इस प्रोग्राम में भी एक कर्ली ब्रैकेट की मिसिंग है, तो ये भी एक कंपाइलेशन एरर है, हो सकता है इसके कारण भी यहाँ पे छोड़ा गया हो जानबूझकर, या फिर यहाँ पर जो मेन रीजन है वो तो आपको बता ही दिया कि इंटीजर के कारण एरर आ रही है, यहाँ पे डिक्लेरेशन किया हुआ है। फिर भी आप जब भी इसे रन करें बाद में तो कर्ली ब्रैकेट लगा कर देखिएगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर से स्विच का प्रोग्राम आपके सामने है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट्स बदले हुए हैं। देखिए यहाँ पे साइज ऑफ भी लगा हुआ है, प्रिंटर भी लगा हुआ है और शुरू में कुछ कंपैरिजन भी किया हुआ है। तो कोड को ध्यान से समझिएगा और फिर आप आंसर को एज्यूम करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। सबसे पहले हमने देखा इंटीजर इक्वल टू 3 दिया, बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब नीचे आ जाते हैं, ए इक्वल टू, दिस इज द असाइनमेंट, याद रखेंगे ये असाइनमेंट है, दैट मीन्स ए में जो भी वैल्यू आएगी सबसे लास्ट में आएगी। अब कब आएगी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन को चलाने के बाद। ये जो एक्सप्रेशन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको चलाने के बाद जो आंसर आएगा वो किस में जाने वाला है, ए में आने वाला है। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, ए डबल इक्वल टू बी, मतलब ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो कंपैरिजन है, तो जब दोनों एक ही ऑपरेटर हैं तो इनकी जो
एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। दैट मीन्स पहले इस एक्सप्रेशन को चलाएगा, मतलब ए और बी को कंपेयर करना है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कंपेयर होगा 0 से, और फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा वो किस में आएगा, ए में। तो देखिए जरा, ए इक्वल टू बी, क्या ए और बी की वैल्यू बराबर है? नहीं है, तो यहाँ पर आया फॉल्स, मतलब 0। इक्वल टू बी की वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि फॉल्स है। फॉल्स को सी में कहते हैं 0। अब यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन बना 0 इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल है भाई, 0 तो 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो जब 0 इक्वल टू 0 है, तो ये जो दूसरी एक्सप्रेशन हुई वो हो गई ट्रू। तो दैट मीन्स ए में जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, ट्रू। दैट मीन्स 1। क्लियर है, ए में क्या आया, 1। अब यहाँ आते हैं स्विच को समझते हैं। स्विच में क्या लिखा हुआ है, 1, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा केस नहीं लिखा हुआ है। जब केस नहीं लिखा या डिफॉल्ट भी नहीं लिखा तो स्विच किसी भी एक्सप्रेशन को चलाएगा नहीं। तो इसको तो भूल जाइए कि ये कोई चलने वाला है। तो ए इक्वल टू ए प्लस 10 नहीं चलेगा। ए की वैल्यू क्या हमारे पास, 1 है। क्लियर रहेगी अभी दिमाग में, ए की वैल्यू क्या मेरे पास, 1 है। अब नीचे आते हैं, साइज ऑफ ए प्लस प्लस लिखा हुआ है। साइज ऑफ को ना तो मैंने कहीं असाइन किया है, ना ही कुछ प्रिंट किया, तो इसका कोई आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आने वाला है। बट ये काम क्या करेगा इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर एक चीज अब आपको मैं क्लियर करूँ कि जब भी आप साइज ऑफ लगाते हैं तो साइज ऑफ ऑपरेटर में कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हो, ये उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। मैं दैट मीन्स ये केवल किसी वेरिएबल को या किसी कांस्टेंट को एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन लिखे, प्रिंट एफ लिख दिया या ए प्लस प्लस लिख दिया, ये ए प्लस बी लिख दिया, इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करता साइज ऑफ। तो दैट मीन्स ये लाइन ना तो एरर दिखाएगा बट और ना ही ए की वैल्यू को अपडेट करेगा। ये कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो फाइनली जब ये प्रिंट चला, प्रिंट एफ, तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगी, और ए की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होने वाली है, 1, क्योंकि हमने ऊपर कंपैरिजन के टाइम पर ए की वैल्यू निकाल ली थी, जो क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। सो फ्रेंड्स, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो ये देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आ गई हमारे पास। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। इंटीजर एक i इक्वल टू 23 लिया हुआ है, देन कैरेक्टर c इक्वल टू -23 लिया हुआ है, और यहाँ पर एक कंडीशन लगाई हुई है, इफ एल्स का प्रोग्राम है। सोचिए जरा कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है। ओके, तो चलिए हम इसका करते हैं एनालिसिस। अब यहाँ पर देखिएगा, एक डाउट आ सकता है बच्चों में कि सर ये कैरेक्टर सी लिखा हुआ है तो हो सकता है यहाँ पर एरर आए, लेकिन हमने पिछले कुछ क्लासेस में बार बार आपको बताया कि जब आप कैरेक्टर की बात करेंगे तो बेसिकली कैरेक्टर ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम इंटीजर कैटेगरी, क्योंकि कैरेक्टर आस्की पे काम करते हैं इंटरनली, इसलिए कैरेक्टर में हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर असाइन कर सकते हैं, बट रेंज की दिक्कत होती है। रेंज क्या होनी चाहिए, -128 से पॉजिटिव का 127, या फिर अगर अनसाइंड है तो 0 से लेकर 255। तो ये वैल्यू में इस एक्सप्रेशन में कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स ये जो सी में है ये आस्की वैल्यू की तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। अब अगर इसके मैं कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करूंगा परसेंटेज सी लगाकर, तो 23 प्रिंट नहीं होगा। क्या प्रिंट होने वाला है, उसका जो भी कैरेक्टर रिलेटेड बनेगा। लेकिन अगर मैं परसेंटेज डी लगा के प्रिंट करूं इस वेरिएबल को, तो ऑटोमेटिकली -23 प्रिंट होगा। उसी प्रकार जब आप किसी कंपैरिजन में जाते हैं और लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस या माइनस लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये अंदर से इंटरनली उसकी आस्की को उठाता है। ठीक है, तो ये आस्की पे काम करेगा। तो आस्की इसकी क्या, 23। अब लिखा हुआ i लेस देन 23 है क्या भाई, नहीं है, क्योंकि ये 23, ये -23। हाँ, सी का आस्की -23 है, तो कंडीशन हो रही फॉल्स, बिकॉज 23 इज नॉट लेस देन -23। तो 23 बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। तो क्या चलने वाला है, एल्स पार्ट में जाएगा और मैसेज क्या आने वाला है, नो। तो यस और नो दो ऑप्शन आपको दिए गए थे, और फाइनल आंसर विल बी नो। इसे भी रन करके देख रहे हैं। देखिए आप कंसोल पर देख सकते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, नो आ रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीजर इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10, ए एंड बी 10 है, और यहाँ कंडीशन लिखी हुई इक्वल टू 5, देन बी माइनस माइनस एंड प्रिंट एफ। ठीक है, अब आप इसका आउटपुट
सोचिए और इनमें से मैच करिए कि क्या आ सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे भी एनालिसिस करते हैं, इस प्रोग्राम का भी एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कंडीशन फॉल्स हो रही, क्योंकि एक तो 10 है, तो ये वाला बी प्लस प्लस नहीं चलेगा। देखिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो दैट मीन्स केवल एक ही स्टेटमेंट इफ का पार्ट है, यहाँ कोई एरर नहीं है कर्ली ब्रैकेट की, ये भी याद रखिएगा। अगर किसी भी इफ या एल्स में कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो केवल एक स्टेटमेंट ही होगा जो इफ या एल्स का पार्ट होगा, बाकी का स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली उस ब्लॉक से बाहर माना जाएगा। तो दैट मीन्स ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होगी ही, बट बी प्लस प्लस होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पर। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई कंडीशन नहीं बन रही है, यहाँ पर a इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ना कि a डबल इक्वल्स टू। और जब तक डबल इक्वल्स टू नहीं लिखा रहता तब तक कंडीशन नहीं बनती, दैट मीन्स तब तक कंपैरिजन की कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि असाइनमेंट हो रहा है तो a की वैल्यू जो 10 थी उसे हटाकर a में क्या रख दिया जाएगा 5। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो a इक्वल टू क्या हो गया 5। अब कंडीशन बन रही इफ a इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पर ये देखना है कि क्या कोई नॉन जीरो आ रहा है या जीरो आ रहा है। तो अगर नॉन जीरो आ रहा है, क्योंकि a तो 5 हो चुका है, ये क्या है नॉन जीरो, और इफ कहता है कि अगर नॉन जीरो है दैट मीन्स कंडीशन क्या मानी जाएगी, ट्रू मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि a की वैल्यू नॉन जीरो सेट हो गई, 5 सेट हो गई, तो कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ पर क्या चल गया b प्लस प्लस, तो ये स्टेटमेंट चल गया। अब आते हैं प्रिंटफ में, a और b की वैल्यू प्रिंट करनी है भाई। तो आपने देखा दोस्तों अभी अभी a की वैल्यू हमने क्या सेट करी थी 5, तो ये तो 5 आने वाला है, और यहाँ पर b माइनस माइनस हो गया था, दैट मीन्स b क्या हो गया था 9, तो यहाँ पर 9 हो गया। बट यहाँ अगेन माइनस माइनस है, बट याद रखेंगे यहाँ पोस्ट फिक्स फॉर्मेट में है, तो पोस्ट फिक्स फॉर्मेट में b की वैल्यू 9 से 8 तो होगी, बट प्रिंटफ को 8 नहीं मिलेगा। प्रिंटफ को पहले 9 मिल जाएगा, देन वैल्यू घटकर 8 हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू विल बी 5 and 8, सॉरी 5 and 9, सॉरी क्या मिलेगी 5 and 9, पहले 9 मिलेगा देन उसकी वैल्यू घट के क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो पोस्ट फिक्स यहाँ भी काम कर रहा है पोस्ट फिक्स फॉर्मेट, बट क्योंकि इसको हमने कहीं एक्सेस नहीं किया, किसी वेरिएबल में नहीं लेगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं मिलेगा हमें देखने को, क्योंकि यहाँ पे मैं माइनस माइनस भी करूँ या b माइनस माइनस करूँ। दिक्कत कब आती है, जब हम किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में b माइनस माइनस लिखा हुआ है पोस्ट फिक्स, तो यहाँ पर b की करंट वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद b की वैल्यू अपडेट होगी। तो करंट वैल्यू है 9 जो कि प्रिंट हो जाएगी, बाद में वो 8 होगी भी, बट उसे हमने कहीं प्रिंट नहीं किया है। तो फाइनल आंसर क्या होगा a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 9। सो इसे रन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 5 and 9। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है, यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिएगा i इक्वल टू 0 लिखा हुआ है एंड j इक्वल टू लिखा हुआ है i प्लस 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 i, और हमने प्रिंट किया है j को। छोटा सा प्रोग्राम है, एक आप इसका आउटपुट एज्यूम करें। तो चलिए दोस्तों इसे भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा i प्लस प्लस किया हुआ है देन प्लस i लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को चलाने वाले हैं तो याद रखें प्लस से पहले प्रायोरिटी किसकी होती है, प्लस प्लस की होती है, थोड़ी सी हाई होती है इन सब से। तो यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन चलेगा i प्लस प्लस देन प्लस i होगा। अब क्योंकि यहाँ पर i प्लस प्लस पोस्ट फिक्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है पहले से एक्सप्रेशन में, दैट मीन ये जो प्लस वाले एक्सप्रेशन है i प्लस i वाले एक्सप्रेशन, इसमें i की पुरानी वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा इसकी जगह पर, किसकी जगह पर i प्लस प्लस की जगह पर। तो i की पुरानी वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया 0 प्लस। अब आ गए यहाँ इस i पर, लेकिन जब इस i पर आएगा तब तक i की वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी, जो कि क्या हो चुकी होगी 1। तो यहाँ एक्सप्रेशन बनी 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 j में क्या मिला मुझे 1। तो देखिएगा जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो आंसर नंबर बी आने वाला है 1। चलिए इसे भी रन करके देखते हैं। इसे किया रन, देख सकते हैं आप आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है
बिटवाइज ऑपरेटर का, जहां पर हमने लिखा हुआ है इंटीजर सी इक्वल टू 2 XOR 3, यहाँ पर इसको एक्सॉर ऑपरेटर पढ़ते हैं, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, और यहाँ पर सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सोचिए जरा क्या आंसर आ सकता है। तो दोस्तों जब भी आप एक्सॉर ऑपरेटर की बात करेंगे तो जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर हैं ये डायरेक्टली बाइनरी पे काम करते हैं। तो 2 और 3 की बाइनरी के ऊपर काम करेगा एक्सॉर ऑपरेटर। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है ये देखिए, थोड़ा मैं नोट पैड पे करके दिखा दूं आपको। तो देखिए 2 का बाइनरी होता है 010 और 3 का बाइनरी होता है 011। अब इन बाइनरी के बीच अगर हम एक्सॉर ऑपरेटर लगाते हैं तो एक्सॉर का फंडा क्या है काम करने का, कि अगर इवन नंबर ऑफ बाइनरी इवन नंबर ऑफ 1 है तो उन्हें 0 कर देता है, और अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है तो उन्हें 1 कर देता है। 0 का 0 होता है, तो इसका आंसर मिला 0। इस ऊपर नीचे 1 1 है तो ये भी हो गया 0, और ये 0 1 मिलकर हो गया 1। तो मुझे आंसर जो मिला 0 0 1 मिला, और ये 0 0 1 मतलब इसका अगर हम इस बाइनरी का हम डेसिमल वैल्यू निकालें तो बन जाएगी 1। तो सी में क्या मिलने वाला है, मुझे 1 मिलने वाला है। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा जो एजम्पशन है वो सही है कि नहीं है। सो देखिए हमने इसे किया रन, और फाइनल वैल्यू क्या मिल गई, हमें 1 मिल गई। तो क्लियर हो गया होगा एक्सॉर ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे इंटीजर x लिया हुआ, x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, और x इक्वल टू हमने x में वापस असाइन किया है। दैट मीन जो भी पुरानी वैल्यू से ओवर राइट कर दिया मैंने, रिप्लेस कर दी वैल्यू को किस एक्सप्रेशन से, x लेफ्ट शिफ्ट 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल देखा हुआ होगा। तो दोस्तों अब आप इसे देखिए और फाइनल आउटपुट सोचिए। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 लिखी हुई है, और लेफ्ट शिफ्ट किया है कितने अंक, केवल 1 अंक। आपको फिर बता दें, जब भी आप इस तरह का ऑपरेटर यूज करते हैं इस तरह से काम करेगा। 2 का बाइनरी 010। अब इसमें से लेफ्ट शिफ्ट 1 किया हुआ है, दैट मीन लेफ्ट साइड से एक 0 हटाना है इसे, और राइट साइड में एक 0 लगा देना है। तो वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, 100। और 100 अगर बन जाती है तो x की वैल्यू 100 को अगर हम बदल दें डेसिमल वैल्यू में, परसेंटेज d में, तो क्या कहलाएगी 4। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। ये देखिए आंसर आपके कंसोल पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने केवल एक प्रिंटफ लगाया हुआ है, परसेंटेज डी लिखा हुआ, 5++ को प्रिंट किया हुआ है। अब आपको अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे कौन सा आउटपुट आएगा, जल्दी से सोच लीजिए। 5 6 रन टाइम एरर या फिर कंपाइल टाइम एरर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, आपने सोच लिया होगा। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि पोस्ट फिक्स लगा हुआ है तो सर यहाँ पे पुरानी वैल्यू मिल सकती है 5, और उसके बाद वैल्यू बढ़ के 6 हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गलती मत करिएगा कभी, और वो गलती ये हो जाती है हमें कि हम प्लस प्लस तो याद रख जाते हैं, लेकिन हमें ये भूल जाता है प्लस प्लस केवल वेरिएबल के साथ काम करेगा। यहाँ पे 5 कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू बदल नहीं सकते। 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा। अगर वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर है तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू तो बदल सकते हैं, बट किसी भी कांस्टेंट को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो जब भी किसी कांस्टेंट के साथ इस तरह की ऑपरेटर यूज होंगे वो बताएंगे कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, क्या बताएंगे, कंपाइल टाइम एरर। सो यहाँ आने वाली है हमारे पास कंपाइल टाइम एरर। चलिए इसे रन करके देखें जरा। तो ये देख सकते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। कारण वही है कि हम किसी भी कांस्टेंट के साथ प्लस प्लस या माइनस माइनस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सो ओके गाइस, ये रहा हमारा आज का सेशन। मुझे आशा है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, इससे कुछ नया सीखा होगा। तो इस बेहतरीन सीरीज के साथ जुड़े रहें, इसी तरह की सीरीज आपके साथ आती रहेगी, आप उससे कुछ सीखते रहें।